नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत जो हमारा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक चल रहा है, उसकी यूनिट नंबर 2 देखेंगे और इसमें देखेंगे कि संविधान एक परिचय। संविधान का एक परिचय देखेंगे कि आखिर संविधान है क्या, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान की क्या-क्या विशेषताएं हैं, क्या संविधान के स्रोत अन्य देशों के संविधान से भी ग्रहण किए गए हैं? इन सबके आंसर आप आज आपको यूनिट नंबर 2 के तहत यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम संविधान एक परिचय। तो देखो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। यूनिट नंबर 2 के तहत देखो पहले देखेंगे हम कि संविधान का निर्माण क्या कैसे हुआ, अर्थात संविधान के निर्माण में किस किस ने अहम भूमिका निभाई, कौन थे और किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ। क्या जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था संविधान के निर्माण में, क्या इसकी भी कोई भूमिका थी? जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, इसकी क्या कोई भूमिका थी? और यदि थी तो वो क्या थी? फिर देखेंगे संविधान की विशेषताएं कि आखिर संविधान की विशेषता क्या है। क्या हमारा संविधान विश्व के अन्य संविधानों से मैच खाता है या बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उसी तरीके से देखेंगे कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हमने कुछ चीजें अलग अलग देशों से ग्रहण की हैं, जिस जिस देश की हमें जो चीज अच्छी लगी या हमारे जो भारत के हित में थी या भारतीयों के हित में थी, उनको हमने ग्रहण करने का प्रयास किया है। जैसे देखेंगे मूल अधिकार भाग 3 में है आपके, यूएसए से लिए गए हैं। उसी तरीके से देखेंगे संसदीय प्रणाली, और संसदीय जो प्रणाली है वो हमारी यूके से ली है, यूके से प्रेरित है। उसी तरीके से देखेंगे आप डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको देखेंगे तो ये आपको दिखाई देंगे आयरलैंड के संविधान से। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से हमने लिए हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935। ये आप ध्यान रखना कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है, क्योंकि इस संविधान की 1/3 जो इसमें बातें लिखी हुई थी, जो इसमें अधिनियम थे, वो जूं के तूं यहीं पर रख दिए गए संविधान में उठाकर। फिर देखेंगे संविधान, भारतीय संविधान एक नजर में, एक मोटे मोटे तौर पर इसका आंकड़ा ले लेंगे कि हाँ किस प्रकार से हमें चलना है। फिर आपको दिखाई देंगी प्रमुख अनुसूचियां, प्रमुख अनुसूचियां अर्थात 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलती हैं। किस तरीके से उनका काम है, क्या क्या है उनके अंदर। यहाँ से सवाल देखो बहुत ज्यादा बनते हैं। कभी पूछ लेता है कि अनुसूची 1 में क्या है, ये पूछ लेगा अनुसूची 8 में क्या है, ये फिर कह देता है कि जो 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन किस अनुसूची में है। तो यहाँ से अनेक अनेक तरह के सवाल बनते हैं। दूसरा है भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यदि इनसे अलग, ऊपर उक्त से अलग, इनसे अलग यदि कोई तथ्य बच जाता है तो उनको हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। और हम शुरुआत करेंगे अब संविधान के निर्माण से कि संविधान के निर्माण में किन किन तथ्यों ने अहम भूमिका निभाई थी। संविधान का निर्माण, देखो जो संविधान के निर्माण की एक बात चलती है वो सबसे पहले संविधान के निर्माण के या गठन का विचार जो दिया था वो सबसे पहले एम एन राय ने दिया था कि हाँ कोई संविधान होना चाहिए। तो 1934 में एम एन राय ने ये विचार सबसे पहले दिया था, अर्थात इनका पूरा नाम था मानवेंद्र राय। तो इस प्रकार से जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत मानी जाती है वो 1934 से मानी जाती है कि सबसे पहला विचार जो दिया वो एम एन राय के द्वारा ही दिया गया था। और इसके बाद में जो सबसे पहली कांग्रेस ने अपने स्तर से जो मांग पहली बार उठाई वो 1935 में उठाई थी। इसी को आधार बनाते हुए या इसी 1934 के बात को आधार बनाते हुए 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग को मताधिकार नाम दिया, अर्थात ये हमारे जो हमारा मत है उसका अधिकार है ये कि हमारा संविधान या हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया 1938 में ही। और इसको 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, अर्थात इसका मतलब क्या था। जो अब यहाँ पर देखो 1939 में हो जाता है दूसरा दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भारतीयों का सहयोग लेना ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसी वजह से भारतीयों को लुभाने के लिए अलग अलग प्रस्ताव लाए गए थे। और इसी बीच में ये अगस्त प्रस्ताव भी लाया गया था। अगस्त में लाया गया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव लाया कहा गया इसे। और 1940 में लाया गया था, तो अर्थात अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1940 में लाया गया। तो जो भारतीय मांग कर रहे थे कि संविधान होना चाहिए,
तो इस अगस्त प्रस्ताव के तहत भारतीयों को लालच दिया गया था कि हाँ, यदि आप हमारा साथ देंगे दूसरे विश्व युद्ध में जीतने में, तो हम सोचेंगे कि हाँ, तुम्हारा लिए एक संविधान बना दिया जाए। लेकिन वो अब सोचने वाली बात कौन सी थी? सोचेंगे भई यदि हार जाते तो क्या होता? क्योंकि देखो युद्ध है, दो व्यक्तियों के युद्ध जब बीच में हो रहा है तो उसमें कोई पता नहीं कौन जीतेगा। तो वही काम यहाँ भी कर रहे थे। एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने का प्रयास कर रही थी ब्रिटेन की सरकार। तो वहां पर क्या हुआ? जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस जो पार्टी थी, उसके व्यक्तियों ने या उसके लोगों ने इस अगस्त प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये कंडीशन जो थी अगस्त प्रस्ताव वाली, ये पूरी तरीके से फेल कर जाती है। 1940 के बाद में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है, या फिर आप ये कह लें कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे क्रिप्स आए, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। अर्थात क्रिप्स प्रस्ताव किसे कहा गया? तो इसी को, जो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार में, ये फिर से एक दोबारा से आते हैं भारत में भारतीयों को मनाने के लिए कि हाँ किसी न किसी तरीके से देखो, यूके पर यूएसए का भी दबाव था और इधर चाइना का भी दबाव था कि किसी ना किसी की तरीके से भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में ले लेना है। अर्थात भारतीय सेना, अर्थात कहने का मतलब ये था कि जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारतीय सेना का होना अनिवार्य था यूके की तरफ से। उसी बात को लेकर ये यूएसए और चाइना दोनों यूके पर दबाव बना रहे थे। और उसी बीच में 1942 में फिर से एक कैबिनेट मंत्री आए ब्रिटेन से, जिनका नाम था क्रिप्स। और इन्हीं क्रिप्स ने क्रिप्स प्रस्ताव भारत के सम्मुख रखा। लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग जो थी, इसमें जिन्ना थे, उसने इसको ठुकरा दिया। अब क्या हुआ? जब देखो, एक कांग्रेस थी, दो ही तो मेन पार्टी थी, एक कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग। जब एक ने ठुकरा दिया तो ये क्या हुआ? ये प्रस्ताव प्रस्ताव जो था ये भी फेल कर गया। फिर इसके बाद में कुछ और भी होगा। जैसे देखेंगे 1945 ईस्वी में फिर से कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें तीन लोग थे, तीनों के तीनों याद रखने हैं आपको। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। जब ये तीनों लोग यहाँ पर आए, ये कैबिनेट मिशन के तहत आए थे, ये ध्यान रख। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन होगा। नवंबर 1946 ईस्वी में इस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। क्योंकि देखो, ये जो मिशन था, इसमें कह दिया गया था, देखो, लेबर पार्टी थी इंग्लैंड में, यदि वो ये क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि यदि हम सत्ता में जीत कर आते हैं तो हम भारत को आजाद कराएंगे। तो इसका मतलब हम भारत को आजाद कर देंगे, पूरी तरीके से आजाद कर देंगे। लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे। और इन्होंने ही ये घोषणा की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये ही बाद में जाकर यही जो लेबर पार्टी थी, ये लेबर पार्टी से जीत जाती है। और उसके बाद में क्लीमेंट एटली बनते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और उसके बाद में स्वतंत्रता की जो आगे के लिए कहानी बनती है वो यहीं से बनती है। तो 1940 में ही इसी मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। और जिस समय इस मिशन का या संविधान सभा के लिए गठन किया गया था, तो उस समय सदस्य संख्या थी 389, और जिसमें से 296 सीटें जो थी वो तो ब्रिटिश भारत से थी, तथा 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों से थी। अर्थात भारतीय रियासत रियासत जो थी, वहां से कुछ सीटें वहां से भी आई थी। तो कुल मिलाकर जो अंग्रेजों के कब्जे वाला क्षेत्र था भारत में, बहुत सारा कब्जा तो अंग्रेजों का था, लेकिन जो भारत में अंग्रेजों वाला कब्जा था तो वहां से तो 296 सीटें निकली। और जो भारतीय रियासतें थी वहां से 93 सीटें निकल कर आई। और जुलाई 1940 में संविधान सभा में चुनाव हुए और 389 सीटों पर चुनाव हुए। तो देखो, इन 389 सीटों में से 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, जबकि मात्र 73 सीटें ही मुस्लिम लीग को मिली थी। और जो बची 15 सीटें बची वो अन्य पार्टियों को मिल गई थी यहाँ पर। अब आप सोचो खुद, क्या अब इसमें सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ही बनाने वाली थी। अब ये इतनी सीटें मिलने के बाद कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग थी, वो अपने आप को पीछे खींच लेती है और वो संविधान सभा से अलग होने का प्रयास करती है। क्योंकि अब यहाँ पर इन्हें सरकार बनाने का कोई मौका तो मिला नहीं मुस्लिमों को। इसी वजह से ये कांग्रेस से, या जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो ये मुस्लिम लीग वाले जो थे, ये संविधान सभा से अपने आप को दूर कर लेते हैं। मुस्लिम लीग इसी कारण संविधान सभा से दूर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसके पास सीटें ही नहीं थी। और वो अलग संविधान से क्या, अब वो अलग राष्ट्र की मांग करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हुआ चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से समानुपातिक तरीके से संपन्न हो। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है?
वो यदि आप देखें, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में ये होता है कि कुल वोटों का 50% आपके पास होना चाहिए, मतलब 50% प्लस एक होना चाहिए, अर्थात ये कह लो कि 51% कम से कम हो। तो ये आपके पास होती है, मान लो 10,000 व्यक्ति हैं या 10,000 सीटें हैं, इन पर इलेक्शन होना है। तो जब इलेक्शन होना है, या ये किसी क्षेत्र में 10,000 व्यक्ति हैं, यदि इन पर इलेक्शन होना है, एक सीट है, तो यहाँ पर कौन खड़े थे? मान लो कांग्रेस भी यहाँ पर है, और यहीं पर कौन है? यहाँ पर मुस्लिम लीग भी है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों हैं यहाँ पर। तो यदि, या फिर तीसरी कोई अन्य पार्टी भी आ जाती है, ये अन्य पार्टी आ जाएगी। तो ध्यान रखना, यदि मान लो कांग्रेस को यहाँ पर 5,500 वोट मिल गई, यहाँ पर मुस्लिम लीग को यहाँ पर कुछ और मिल गया, मान लो 2,500 वोट यहाँ पर इसको कांग्रेस को मिल गई और मुस्लिम लीग को मिली है। अब ये कितना हो गया? 5 और 2 7 और 1 8, और अन्य को जो मिली है वो 2,000 मिली है। तो यहाँ पर जो जीत कर आएगा वो कौन आएगा? वो ये वाला जीत कर आएगा। इसका मतलब यदि मैं आपसे कह दूं कि मान लो 4,000 वोट कांग्रेस को फिर से मिली, और यदि मुस्लिम लीग को 4,000 वोट मिल गई, उसके बाद में, और जो बचा 2,000 भी वोट वो अन्य को मिल गई किसी को, तो इसका मतलब क्या था? इसमें कोई भी नहीं जीतेगा यहाँ पर, क्योंकि समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? वो 50% प्लस एक को लेकर चलती है, अर्थात 50% से आपको पास ज्यादा मत होने चाहिए। अब देखो 50% इनमें से किसी के पास भी नहीं है, और जब इनमें से किसी के पास भी नहीं है 50%, तो यहाँ पर कोई भी नहीं जीत कर आने वाला है। तो ये आपकी यहाँ पर सिचुएशन बनती है। और चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसका मतलब ये था कि जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया था, प्रत्यक्ष रूप से वहां उसे चुनाव कहा जाता है जहां पर जनता डायरेक्ट वोट करती है। जैसे आप देखते हैं लोकसभा लोकसभा में ये जो चुनाव होते हैं, जिसमें सांसद चुने जाते हैं, उसमें जो जनता होती है वो डायरेक्ट वोटिंग करती है। ऐसे ही विधानसभा के चुनावों में जनता डायरेक्ट वोट करती है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। जबकि जैसे आप देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अर्थात वहां पर जनता वोट नहीं करती, जो जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं वो जाकर वहां पर वोटिंग करते हैं। तो वही काम यहाँ भी था। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुनाव हुए थे पहली बार। और इस चुनाव में प्रत्येक समुदाय, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, एससी और एसटी ने यहाँ पर भाग लिया था। मतलब कुल मिलाकर सभी समुदाय के लोगों ने लगभग यहाँ पर भाग लिया था। अब देखो, ये नहीं कह सकते कि सभी जनता ने भाग लिया था, क्योंकि जनता तो जब भाग लेती ना, जब चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते, तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनी। और जो चुनाव होने थे वो प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर होने थे, अर्थात जिस क्षेत्र में 10 लाख की संख्या है, और वहां पर एक सीट का फिर आवंटन किया जाएगा। ये आप ध्यान रखना। और इस रियासत में, नोट है, इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में हैदराबाद रियासत ने भाग ही नहीं लिया था। हालांकि सभी रियासतों ने भाग लिया लगभग, लेकिन हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। ये आपके पास मेन पॉइंट होगा कि किस रियासत ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। तो हैदराबाद ऐसी थी जिसने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। क्या हुआ देखो, 9 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखनी है आपको, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई यहाँ पर। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, अर्थात अस्थायी थे, ऐसे ही बना लिए गए थे, लेकिन स्थायी भी बनेंगे आगे चलकर। और उपाध्यक्ष जो बने थे वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी यहाँ से, कि हमें अब अलग राष्ट्र के रूप में एक अलग नया देश चाहिए, जिसे पाकिस्तान नाम दिया जाएगा। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग तो बहिष्कार करती है, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में यहाँ पर कामयाब हो जाती है। इसी वजह से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए पहली बैठक आयोजित की जाती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनेंगे और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बनेंगे। और इस संविधान सभा में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अर्थात जब 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो वहां पर 211 सदस्य उपस्थित थे। अब देखो, जस्ट 2 दिन बाद ही, कैसे याद रखेंगे? पहले 9 दिसंबर, और 9 दिसंबर के बाद में जस्ट 2 दिन बाद, अर्थात 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित होती है। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, अब यहाँ पर देखो स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं, और स्थायी अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के निर्माण, संविधान के बनने और उसके बाद में ये राष्ट्रपति का पद भी यही ग्रहण करेंगे। अर्थात भारत के जो पहले राष्ट्रपति होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। और उपाध्यक्ष बने थे यहाँ पर वी.टी. कृष्णाचारी। ये आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। देखो, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों याद रखने हैं। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1940 को, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। और जबकि 9 दिसंबर 1940 को जो मीटिंग हुई, उसमें अध्यक्ष बन गए, स्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष बन गए वी.टी. कृष्णाचारी। और उसके जस्ट 2 दिन बाद, 11 के बाद में 13,
दो दो जोड़ दो बस। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये क्या है जी उद्देश्य प्रस्ताव? जैसे आपने देखा ना उद्देशिका, ये वही है कि आखिर उद्देशिका किस तरह से होगी हमारे संविधान की, या प्रस्तावना किस प्रकार की होगी। ये यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर तीसरी मीटिंग में प्रस्तुत कर दिया। और जब प्रस्तुत करा तो उस पर वाद विवाद हुआ और विचार विमर्श किया गया, तो अंततः 22 जनवरी 1947 को आते आते इसको पारित कर दिया गया, अर्थात उद्देशिका प्रस्ताव को मान लिया गया पूरी तरीके से कि भारत में कोई उद्देशिका या भारतीय संविधान में कोई उद्देशिका होनी चाहिए। इस पर उन्होंने पूरी तरीके से परमिशन दे दी संविधान सभा ने। फिर संविधान सभा में 15 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये जरूर ध्यान रखना कि कौन कौन थी। जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी महिला थी जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था उसने। तो यहाँ पर यदि आपको ये ध्यान रह जाएगा कि कौन किसने भाग लिया था, तो जिसने भाग नहीं लिया वो आप आराम से वहां पर छांट सकते हैं। जैसे अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी बेल्लादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजकुमारी अमृता कौर, इंपॉर्टेंट है। सुचेता कृपलानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विजय लक्ष्मी पंडित पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट होंगे, कम से कम। कुछ भी याद ना रहे तो इनको तो चारों को तो याद रख ही लेना, कम से कम। लेकिन यदि आप हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीसीएस वगैरह या यूपीएससी वगैरह, तो वहां पर आपको पांचों ही याद रखना, 15 के 15 ही याद रखने हैं। तो संविधान सभा के लिए समितियों का गठन किया गया, कुछ समितियां बनी थी। जैसे समिति देख लेते हैं, तो यहाँ से सवाल बनता है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये जरूर ध्यान रखना, आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे कह दूं संचालन समिति, तो संचालन समिति संविधान सभा के निर्माण के लिए या संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनी थी, तो कुछ ही आपको याद रखनी है, अर्थात 7 समिति ही आपको याद रखनी है। जैसे एक समिति बनी थी संचालन समिति, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसी तरीके से संघीय संविधान समिति, तो संघीय संविधान समिति जो के जो अध्यक्ष बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जो बनी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखो, प्रांतों को एक करने का काम किसने किया था? वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी वजह से इनके नाम पर ही प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई। तो यार इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि भारत में एकीकरण का प्रारंभ या प्रांतों को एक करने का कार्य वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसी वजह से संविधान प्रांतीय संविधान समिति इसको नाम दिया गया। ऐसे ही संघ, जितने भी संघ है ना, संघ को यदि संघ की बात करता है तो आप जवाहरलाल नेहरू के साथ चले जाना। ऐसे करा संघीय संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे संघ शक्ति समिति तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही चले जाना। इसका मतलब यहाँ से आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। अब देखो मौलिक अधिकार या मौलिक समिति जो बनी थी, वो मौलिक समिति के भी अध्यक्ष जो बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति की जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। प्रारूप समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इसमें देखो और भी सदस्य थे, ध्यान रखना, इन सारे सदस्यों को आप ध्यान रखना जरूर। तो इसमें जो थे, इसमें अंबेडकर तो थे ही, एन गोपाल स्वामी भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, कन्हैयालाल मणिक भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, और माधव राव थे, और इसके साथ साथ डीपी खेतान थे। देशों के विभाजन के बाद, अर्थात देश के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन फिर से किया गया, अर्थात वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, का निर्माण हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत बना, अर्थात भारत से पाकिस्तान जो था वो अलग हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। तो यहाँ पर फिर से देश के विभाजन के बाद फिर से पुनर्गठन हुआ। अब 31 दिसंबर 1947 को सदस्य संख्या क्या रह गई? 299 ही रह गई। जो 200, जिसमें 229 जो थे वो प्रांतों में थे और 70 वो देसी रियासतों से आए। अब देखो पहले कितनी थी? 389। और जब 389 थी तो 299 क्यों रह गई? क्योंकि अब आप इसमें से घटा लो, फिर 9 और 9 और 0, 9 और 3। जो आपके यहाँ पर जो 90 सदस्य थे वो कहाँ चले गए? वो चले गए पाकिस्तान में। इस प्रकार से भारत में संविधान सभा में जो प्रांत जो जिनमें से क्या थे,
229 तो प्रांत थे और देसी तो 70 जो थे वो देसी रियासतों से थे, अर्थात जो ब्रिटिश भारत था वहां से 229 सदस्य निकल कर आए, और जो देसी रियासतें थी वहां से 70 वहां से निकल कर आए थे। तो इस प्रकार तो 31 दिसंबर 1947 को 299 सदस्य संख्या रह जाती है संविधान सभा की। तो देखो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, अर्थात इतने दिन में लगभग ये कह लो कि लगभग 3 वर्ष में संविधान का निर्माण हुआ था जाकर, क्योंकि ऐसे ही तो बना नहीं कुछ भी, क्योंकि हर अच्छे काम के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इसी वजह से यहाँ भी समय लगा। और अहम भूमिका निभाई थी यहाँ पर अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर साहब ने बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका यहाँ पर निभाई थी। और उसी के समय देखो खर्चा कितना आया था उस समय, देखो मंदा जमाना था बहुत ज्यादा, लोगों के पास पैसा तो देखने को मिलता ही नहीं था एक आम जनता के पास। उस दौरान भी 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था संविधान के निर्माण में। ध्यान रखना है, पूरा टोटल वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी पीसीएस में सीधा डायरेक्ट फैक्ट उठा देता है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि 63,96,729, और या फिर ये भी मोटे तौर पर ये लग सकते याद रख सकते हैं कि लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। संविधान सभा के प्रारूप पर, जो संविधान सभा का प्रारूप हो कैसा हो, उस पर 114 दिन तक बहस चली थी, जब जाकर एक प्रारूप निकल कर आया था। और इसी वजह से प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र ओ भीमराव अंबेडकर। और इसी प्रारूप समिति को ही हम कहते हैं ड्राफ्ट समिति, इंग्लिश में बोल देते हैं ड्राफ्ट कमेटी। 22 जुलाई 1947 को देखो क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था यहाँ पर, अर्थात जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको हमने यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को अपना लिया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था। ये ध्यान रखेंगे कि संविधान पारित कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। क्योंकि यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को इसके 15 अनुच्छेद ही लागू किए थे, बस केवल 15 अनुच्छेद। क्योंकि पूर्णतः देखो संविधान सभा को केवल पारित किया जा रहा है, पारित का मतलब यह है कि हाँ चलो पास कर दिया, कुछ दो चार या 10-5 अनुच्छेदों को यहाँ पर लागू कर देते हैं। लेकिन अब हमने देखो 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को हमने पहली बार अपना स्वतंत्रता, या फिर आप ये कह लें कि गणतंत्र हमने पहली बार मनाया था अपना, 26 जनवरी 1929 को। इसी वजह से संविधान लागू करने की तिथि को भी 26 जनवरी 1950 अर्थात 26 जनवरी को ही रखा गया। तो इसी वजह से क्या हुआ, 26 नवंबर को पूरा संविधान ना लागू करके कुछ ही लागू कर दिए गए अनुच्छेद, और उसके बाद में 26 जनवरी 1949 और 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया जाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को पूरी तरीके से यहाँ भी अपना लिया गया। और संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का अवलोकन किया था, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब संविधान बनना था, तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था और देखा था कि उनमें क्या क्या बातें ऐसी हैं जो हमारे हित में हैं, जो हमारे संविधान में उन्हें यदि रख दिया जाए तो वो कैसा प्रभाव छोड़ेंगी। इसी वजह से आप अब देखते हैं कि अमेरिका से भी हमने कुछ चीजें ली, ऑस्ट्रेलिया से भी ली, फ्रांस से भी ली, जापान से, यूके से, तो अलग अलग देशों से, आयरलैंड से, तो अलग अलग देशों से हमने क्या लिया है, कुछ ऐसी चीजें ली हैं जो हमारे हित में है या हमारे जनता के हित में थी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये संविधान इस प्रकार से निर्मित होता है, जब जाकर कब, वो भी जब हमने 60 देशों का अवलोकन किया था, अर्थात 60 संविधानों का अवलोकन किया था जाकर। अब देखो जो 26 नवंबर था आपका 1949 का दिन था, इस दिन केवल 15 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था। कौन कौन से थे ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको वैसे भी, लेकिन फिलहाल फिलहाल देख लो एक बार। पांचवा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 392, 393 को यहाँ पर लागू कर दिया गया था, जब हमने उसको पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, अर्थात संपूर्ण संविधान को समूचे भारत में लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक के रूप में लिया था। यदि पूछ ले कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो संविधान सभा में का जो प्रतीक था वो हाथी था। जब संविधान बना तब इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि क्या क्या था। जब संविधान बना था तो तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी।
लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये 395 की जगह तो देखो 465 अनुच्छेद हो गए, और 22 भाग की जगह हो गए 25 भाग, और 8 अनुसूचियों की जगह हो गई 12 अनुसूचियां। तो क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, कुछ अनुच्छेदों को हम हटा भी देते हैं और कुछ अनुच्छेदों को उसके स्थान पर हम ले भी आते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 22 भाग की जगह तो 25 हो गए, 8 अनुसूचियों की जगह 12 अनुसूचियां हो गई, और 395 अनुच्छेद के स्थान पर आपके पास 465 अनुच्छेद हो जाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि आप इसको जरूर याद रखेंगे, इस वाले पॉइंट को, कि जब संविधान बना तो तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और देखो, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें, ये यहाँ से वेरी वेरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक सवाल यहाँ से अक्सर निकल ही जाता है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो इसे कैसे है, ये सदस्य हैं कुछ, और ये अंतरिम सरकार, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तब कैसा था, और जब अंतरिम सरकार का मतलब जो संविधान का गठन हो रहा था उससे पहले एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ऐसे ही बस बिना वोटिंग के ही यहाँ पर इसको कर लिया था। और उसके बाद में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना था वो ये था। ये आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और ये अंतरिम सरकार। लेकिन अंतरिम सरकार को आप जरूर याद रखना कि अंतरिम सरकार में कौन सा पद किसको मिला था, या कौन सा विभाग किसको मिला हुआ था। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास जो था वो राष्ट्रमंडल अर्थात पीएम का पद था, और विदेश मामले थे। तो जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले थे यहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण का विभाग मिला था। ये पूछ लेता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को कौन सा पद मिला, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा पद किसको मिला, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना का पद मिला। उसके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद को जो मिला वो खाद्य एवं कृषि का पद मिला था, अर्थात मंत्रालय जो मिला था राजेंद्र प्रसाद को वो खाद्य एवं कृषि का मिला। जॉन मथाई जॉन मथाई को उद्योग व नागरिक का मंत्रालय मिला। ऐसे ही जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, देखो बल है इनके उसमें भी, नाम में भी, और किस कौन सा पद दिया गया, वो भी रक्षा का पद दिया गया, तो वहां भी बल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से रिलेट करके आप इन्हें याद रख सकते हैं। CH भाभा को कार्य, खनन और ऊर्जा का क्षेत्र मिला, अर्थात मंत्रालय मिला। लियाकत अली वित्त मंत्री बने। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु विभाग के मंत्रालय के अंतर्गत आए। आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्रालय में इनको जगह दी गई। उसी प्रकार सी राजगोपालाचारी को शिक्षा व कला विभाग दिया गया, और फिर जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया। तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पर याद रखने का प्रयास करेंगे, तो इनको तो जरूर याद रखना। उसके बाद में यदि मैं कहूँ कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कौन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे देखो जवाहरलाल नेहरू के पास देखो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इनके पास आ गए, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू ही बनते हैं। फिर आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना का वो था मंत्रालय, लेकिन यहाँ भी गृह एवं सूचना का ही मंत्रालय है। इसी प्रकार देखें राजेंद्र प्रसाद के पास भी यहाँ भी खाद्य है और यहाँ भी खाद्य एवं कृषि ही है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर के तीनों हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इनके पास सेम ही पद थे, अंतरिम सरकार में भी और अंतरिम सरकार के बाद भी। उसके बाद देखो जॉन मथाई के पास उद्योग व नागरिक मामले आ गए, अंतरिम सरकार में थे, लेकिन जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना उसमें रेलवे व परिवहन के मंत्रालय इनके अंतर्गत आया, जॉन मथाई के अंतर्गत। उसी प्रकार जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय आया। फिर बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय तो अंतिम सरकार में भी था, और इसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय फिर भी बलदेव सिंह के पास ही रहा। ऐसे सी एच भाभा के पास वाणिज्य विभाग आ गया। और फिर अंततः जो आपके देखते हैं राजकुमारी अमृता कौर थी, इनके पास मंत्रालय जो था स्वतंत्रता के बाद में वो स्वास्थ्य मंत्रालय आया। और फिर अब्दुल अबुल कलाम आजाद के पास शिक्षा मंत्री यही बने थे, तो भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री बनते हैं वो अब्दुल कलाम आजाद ही बनते हैं। अब देखो संविधान की विशेषताएं क्या कहती है, तो संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं इनको भी देख लेते हैं हम। देखो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने विभिन्न देशों से अलग अलग चीजों को ग्रहण किया, इसी वजह से क्या हुआ। और फिर भारत में इतनी विविधता है, सभी धर्मों के लोग भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो इसी वजह से क्या हुआ, सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए, सभी धर्मों की बातों को ध्यान में रखते हुए, इसी वजह से ये संविधान आपका इतना बड़ा हो गया। ठीक। तो अगला है, सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है, ये ध्यान रखना। और अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का है, ये आप ध्यान रखना। और आपका जो इजराइल का भी अलिखित संविधान ही देखने को मिलता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। उसके बाद में इजराइल को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस तरीके से सवालों को बनता है। कि पूछ ले कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, और अलिखित संविधान तो ब्रिटेन। ये सब के सब लोकतंत्र देश थे, अर्थात जनता द्वारा ही चुने गए थे। जनता जहां वोटिंग करेगी डायरेक्ट, वहां पर लोकतंत्र ही होगा। भारतीय संविधान के विस्तारित होने के कारण इसे 4 चरण में बाँटा गया है। जैसे आप देखते हैं, भौगोलिक इसका क्षेत्र होगा, इसका ऐतिहासिक, केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान का निर्माण किया गया, और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। अर्थात भौगोलिक देखो, मतलब कहने का ये है कि भारतीय संविधान जो बड़ा हुआ वो कारण क्या था, उसके लिए 4 कारण दिए जाते हैं। एक तो भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण में है कि भारत का विस्तार और विविधता, मतलब भारतीय का जो विस्तार है, और विस्तार भी विविधता पूर्ण भरा हुआ है। अभी बताया आपको कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर, विभिन्न धर्मों के व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये कहती है कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, यह इस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, और ये बहुत ही ज्यादा कैसा था, विस्तृत था। और इसका ज्यादातर पार्ट हमने जू का तो उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो इसी वजह से ज्यादातर प्रभाव जो इसका पड़ा, तो इसी वजह से ये ज्यादा बड़ा भी हो गया। केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान, देखो, अगर आप जाएंगे अमेरिका में, यूएसए में जाएंगे, तो वहां पर यूएसए के जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका संविधान अलग होगा, और जो यूएसए के स्टेट हैं उनका संविधान अलग होता है। इसी वजह से वहां का संविधान छोटा दिखाई देता है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए केंद्र और राज्य है, दोनों का संविधान एक ही बनाया गया है, अर्थात भारत में केवल एकल संविधान ही है। ऐसे ही संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, क्योंकि देखो, ज्यादातर व्यक्ति जितने भी थे यहाँ पर, वो सब वकील ही थे। चाहे अम्बेडकर साहब को ले लो आप, चाहे जवाहरलाल नेहरू को ले लो आप, चाहे जॉन मथाई को ले लो आप, तो जितने भी थे ये ज्यादातर कैसे थे, ये ज्यादातर वकील ही थे। इसलिए कानून विशेषज्ञों को यहाँ पर प्रभुत्व माना जाता है, बहुत ज्यादा प्रभुत्व यहीं पर ही माना जाता है इन लोगों का। तो इसी वजह से संविधान क्या हुआ, संविधान बड़ा होने का एक कारण ये भी नजर आता है। संविधान को उधार का थैला, इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये वकीलों का स्वर्ग जो कहा है, ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। अब ये देखो, होता क्या है कि ये जो सवाल है, ये सवाल मेंस का बन जाता है कि संविधान को उधार का थैला और वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, टिप्पणी कीजिए। तो वहां पर आपको बिल्कुल डिट्टो, एक तरीके से आप ये कह लो कि वहां पर सटीक आंसर देना पड़ेगा कि उधर क्या वास्तव में भारतीय संविधान को सटीक का, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर विश्लेषण करना होगा इस चीज का। और विश्लेषण कब करेंगे, जब आपको एक विश्लेषण के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो वहां पर हम अलग देखेंगे, मेंस वाला पॉइंट वहां पर बिल्कुल अलग देखेंगे कि किस प्रकार, क्या वास्तव में भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। नहीं, भारतीय संविधान को उधार का थैला नहीं कहा जाता। ये एक मोटे तौर पर छोटे एग्जामों के लिए कह दिया जाता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को ग्रहीत संविधान कहा जाता है, ग्रहीत संविधान, ये आपका होगा। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला न कहकर आप ग्रहित संविधान कहेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। देखो, भारतीय संविधान जो बड़ा है वो क्यों है बड़ा, वो इसलिए भी बड़ा दिखाई देता है क्योंकि भारतीय संविधान में 395 तो आर्टिकल है, 22 भाग हैं, और आप देखते हैं 12 अनुसूचियां हैं। ये कंडीशन है। लेकिन अब आप देखो अमेरिका के संविधान को, देखो अमेरिका के संविधान में 7, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, चीन के संविधान में 138, और कनाडा के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। बस इसी वजह से बड़ा दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इनके प्रांतों का संविधान भी तो अलग अलग बना हुआ है। इसी वजह से क्या है, यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर ये केवल सेंटर की बात करते हैं कि केंद्र में इतना है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा केंद्र और राज्य का संविधान जो वो एक ही है, इसलिए सबको क्या दिखता है, वो बड़ा दिखाई देता है। वेस्टमिंस्टर लंदन का एक स्थान है जहां पर ब्रिटिश संसद है। ये भी आप मेन पॉइंट याद रखना कि ब्रिटेन की संसद कहाँ है, तो वेस्टमिंस्टर में, लंदन में एक स्थान है, वहां पर ब्रिटेन की संसद है। अमेरिका में महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिया गया, देखो वो 1920 में दिया गया था।
ये ध्यान रखना कि अर्थात वोटिंग राइट अर्थात निर्वाचित होने का अधिकार या वोट डालने का अधिकार अमेरिका में, देखो अमेरिका जैसे लोग जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, ये अपने आप को विकसित देश कहते हैं, लेकिन इन्होंने भी महिलाओं को जो अधिकार दिया था वोट डालने का वो 1920 में दिया था। ब्रिटेन ब्रिटेन अपने आप को विकसित कहता है कि हम सबको पूरे विश्व को सुधारने के लिए आए हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि करते हैं हम, तो वो भी महिलाओं को वोटिंग राइट 1928 में देता है। ऐसे ही रसिया 1936 में, फ्रांस में वोटिंग राइट मिला महिलाओं को 1945 में। अब देखो इटली में 1948 में और स्विट्जरलैंड में 1971 में दिया गया वोटिंग राइट महिलाओं को। अब आप खुद सोचो, देखो सोचकर कि यहाँ पर जितने भी डेट बताई हैं और जितने भी मैंने आपको देश बताए हैं, इन सब ने महिलाओं ने यहाँ पर विद्रोह किया है वोटिंग के लिए, जब जाकर इनको अधिकार दिया गया है। ऐसी ही महिलाओं को अधिकार नहीं मिला कि हाँ जी आया और परोस दिया गया। तो इन्होंने खूब विद्रोह किया है जाकर, जब जाकर इनको अधिकार मिला। लेकिन भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि जब हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया तो उसमें सबके लिए, जो अर्थात जो 18 साल 18 वर्ष का या इससे प्लस का है और जिसका निर्वाचन नामावली में नाम है, वो वोट डालने का उसे अधिकार होगा। ये अधिकार हमने अपने संविधान में शुरू से ही दे दिया था सभी को। जिस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमने पूरी तरीके से लागू करा, तो उसी दिन से वोटिंग अधिकार सबको मिल गया। अर्थात 18 वर्ष, जिनकी आयु 18 वर्ष है या जो वयस्क हैं और जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, तथा निर्वाचन नामावली में नाम भी होना चाहिए। तो निर्वाचन नामावली में यदि नाम है तो सबको वोटिंग राइट है, चाहे महिला हो पुरुष हो चाहे कोई ट्रांसजेंडर हो। तो सभी के लिए यहाँ पर हमने समान अधिकार की बात की थी। लेकिन इन्होंने इन्होंने बहुत बाद में आकर, अब देखो आजाद कब हुआ अमेरिका? 1782 में। और अधिकार कब मिलने हैं महिलाओं को? 1920 में। खुद सोचो आप लोग कि 1920 कई सौ साल लग गए यहाँ पर आने में। इसी वजह से इस प्रकार की यहाँ पर सिचुएशन बनती है। अब देखो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इनके बारे में डिटेल देखेंगे हम, पूरी फुल डिटेल के साथ में कौन कौन सी होती है। फिलहाल आप इतना जान लो कि भारतीय संविधान में 3 अखिल सेवाएं हैं और अखिल सेवाओं को बढ़ाने या घटाने का कार्य केवल राज्यसभा के पास है। आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस जो होता है वो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। तो 3 सेवाएं यहाँ पर होती हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, देखो कौन कौन से स्रोत हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं वो हमें देखना है। और यहाँ से देखो सवाल इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम के लिए तो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बड़े एग्जामों के लिए कभी कभी यहाँ से पूछता भी नहीं है वो। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा, ये मैं बार बार बताता आ रहा हूँ आपको। जैसे संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान 1935 से ली गई है। न्यायपालिका, राज्यपालिका, आपातकालीन और लोक सेवा आयोग जितने भी लिए गए हैं, तथा या ये कह लो जितने भी प्रशासनिक विवरण हैं वो सबके सब हमने कहाँ से लिए हैं? वो सबके सब भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। अब जैसे देखो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है ये देख लेते हैं। जैसे आप देखते हैं संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब के सब आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब देखो एकल नागरिकता मैंने आपको बताया था कि एक भारत में एकल नागरिकता है, क्यों? क्योंकि आपको यूपी से यदि मध्य प्रदेश जाना पड़े तो वहां पर आपको वहां की नागरिकता नहीं लेनी पड़ती मध्य प्रदेश की, आप डायरेक्ट जा सकते हैं घूमने के पर्पज से, चाहे व्यापार के पर्पज से, जिस पर्पज से भी जाना चाहें वहां पर आप जा सकते हैं। तो लेकिन यदि अमेरिका में एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, या मैं कह दूं कि आपको न्यूयॉर्क से आपको टेक्सास जाना है, तो वहां पर आपको क्या होगा? टेक्सास की नागरिकता लेनी होगी, जब जाकर आपको क्या होगा? टेक्सास में जाकर रह सकते हैं। लेकिन यूपी में ऐसा, या फिर भारत में ऐसा नहीं है। यदि आप यूपी से जाकर एमपी में रह सकते हैं, स्थायी निवासी बन सकते हैं एमपी के, तो वहां की नागरिकता लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप वहां के नागरिक कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम केवल देखो, आप मूल निवासी किसी भी देश के कहला सकते हैं, कहलाए जा सकते हैं, लेकिन आप नागरिक केवल और केवल भारत के ही कहलाएंगे। ये आप ध्यान रखना कि हम नागरिक कहाँ के हैं? भारत के। लेकिन मूल निवासी आप उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हो, मध्य प्रदेश के भी, बिहार के भी, कहीं के भी। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में से किसी के भी आप मूल निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक केवल और केवल आप भारत के ही कहलाओगे। तो देखो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से प्रेरित है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसी प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भारत में न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है?
ये जिस प्रकार अमेरिका की न्यायपालिका स्वतंत्रता है, उसी प्रकार भारत की न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। उपराष्ट्रपति का पद, जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद होता है अनुच्छेद 61 के तहत, वो यहीं से प्रेरित है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यदि पद से हटाना है तो किस प्रकार से हटाया जाएगा। और उसी प्रकार, सॉरी मैंने वो पीछे गलत बता दिया, आर्टिकल 61, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग यहाँ पर लगता है, वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लगती है, वो आपकी इसी के तहत लगाई जाती है, कि हमने कहाँ से लिया है। यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से प्रेरित होगी, वो भारतीय अमेरिका के संविधान से प्रेरित होगी। उसी प्रकार आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया, देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अर्थात जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो ली गई है, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी आपका पॉइंट। जितने भी रेड कलर से हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं हर हालत में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, वो हमने यहाँ से लिया। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, अर्थात सदस्यों का जो नामांकन होता है राज्यसभा के लिए, वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से देखो, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, वो हमने जो लिया है, वो किस प्रकार से नियुक्ति होगी, वो कनाडा से लिया गया। तो देखो, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया। समवर्ती सूची, तीन सूची होती है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। तो जो समवर्ती सूची है आपकी, समवर्ती सूची पर जो देखते हैं, आपको कानून बनाने का जो अधिकार होता है, वो केंद्र और राज्य दोनों को होता है। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जैसे आप देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। ये आप ध्यान रखना। आगे भी वैसे भी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं यहाँ पर। जर्मनी के संविधान से देखो, जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों की समाप्ति इस प्रकार से होती है, जब आपातकाल लगता है, 352, 356, 354, ये लगते हैं, वो 360 जो लगते हैं, ये आपातकाल के समय मूल अधिकारों की समाप्ति हो जाती है। वो किस प्रकार से होती है, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ, अर्थात वर्तमान में सोवियत संघ का तो अस्तित्व है ही नहीं, तो वर्तमान में आप रसिया भी कह सकते हैं। रसिया से जो लिए गए हैं, वो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना, ठीक। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई, कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है, वो प्रक्रिया यहीं से प्रेरित है आपकी। फिर आप देखेंगे जापान के संविधान से, तो जापान के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, तो ऊपर भी है, ये रशिया सोवियत संघ है। क्यों? क्योंकि अब सोवियत संघ का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो अलग अलग 15 राज्यों में बिखर जाता है, लेकिन वर्तमान में जो मेन रूप से है, वो रसिया ही है। तो इसलिए आप रूस के संविधान ऑप्शन में आ जाए तो रूस भी लगा सकते हैं, सोवियत संघ आ जाए तो आप सोवियत संघ भी लगा सकते हैं, कोई एक ही मिलेगा ऑप्शन में। अब देखो, भारतीय संविधान एक नजर में हम क्या क्या देख लेते हैं, कि भारतीय संविधान किस प्रकार से विस्तारित हुआ। जैसे आप देखते हैं भाग एक में, जैसे अभी आपको बताया था ना कि जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे, तो वही काम यहाँ भी है। तो भाग एक में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग एक में कि संघ अर्थात इसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को की चर्चा की गई है यहाँ पर। इसमें भारत में नागरिकता कैसी होगी, भाग दो में दिया गया है। भाग तीन में मौलिक अधिकार होंगे। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग चार ए में आपके मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। भाग पांच में संघ की सरकार देखने को मिलेगी। और भाग छह में आपकी राज्य सरकार आपको देखने को मिलती है। भाग सात में राज्य से संबंधित पहली अनुसूची है। और भाग आठ आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग नौ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पंचायतें, जो पंचायतों का गठन हुआ था, वो कहाँ रखा गया, वो भाग नौ में रखा गया। और भाग नौ क में आप देखें तो नगर पालिका रखी गई है, और जबकि भाग नौ ख में सहकारी समितियां रखी गई हैं। सहकारी मतलब जो एक दूसरे के सहयोग से चलते हो, अर्थात जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों ही शामिल हों, वहां पर सहकारी समितियां बनती हैं। भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में विवरण दिया गया है। उसी प्रकार भाग 11 में देखें तो संघ और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है, कि राज्य और संघ और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे, वो हमें यहाँ से पता लगेगा। नेक्स्ट है आपका भाग 14 पे अधिकरण है इसमें। और भाग 15 में है आपका निर्वाचन।
भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भी किया गया है। और भाग 17 इंपोर्टेंट है, याद रखना कि किस में पूछ लेगा कि राजभाषा का वर्णन जो किया गया वो किस में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है। ऐसे ही भाग 18 में देखेंगे तो भाग 18 में आपको आपात उपबंध देखने को मिलेंगे। भाग 20, भाग 20 में संविधान संशोधन है आपके, तो वो सारे नहीं दिखा रहा मैं आपको, कुछ दिखा रहा हूँ जो इंपोर्टेंट है केवल। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या कहते हैं मोटे तौर पर एक बार देख लेते हैं, बाकी इनको डिटेल के साथ हमें आगे भी पढ़ना है। देखो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम कैसे, कि किस संघ का कौन सा नाम होगा और राज्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सब अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण। यदि केंद्र सरकार चाहे तो नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा, उनका नाम परिवर्तित कर सकती है यदि केंद्र सरकार चाहे। जैसे आप देखते हैं अभी 2014 में हाल ही में आंध्र जो तेलंगाना था आंध्र प्रदेश से निकला। ऐसे ही यदि आप देखें तो जो आपका देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पहले क्या थे, एक राज्य थे, लेकिन दोनों को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वो सब किसके तहत हो रहा था, वो सब इसी के तहत हो रहा। जैसे ही अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता दिखाई देगी आपको। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 17 में देखेंगे आप अस्पृश्यता का अंत आपको देखने को मिलेगा। जो छुआछूत होती है पहले बहुत ज्यादा चलती थी। ऐसे अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इनके बारे में आप देखो, ये मत सोचना कि इतने तेज क्यों चल रहे हैं, इनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दे रहा हूँ कि क्या हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। उसी तरीके से अनुच्छेद 21 है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, कि जो आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने का अधिकार माता पिता का होगा, अर्थात शिक्षा दिलवाने का अधिकार माता पिता का होगा, चाहे वो उनको निजी स्कूल में शिक्षा दिलवाएं, चाहे वो सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा भी दिलवा सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। अनुच्छेद 25 के तहत अंत्यकरण और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार मिला। उसी तरीके से अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी करना, अर्थात यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंडेमस देखते हैं, अधिकार परीक्षा देखते हैं, तो वो सब रिट आपको आगे देखने को मिलेगी जब अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में भाग 3 के तहत। अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन होगा, कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतें होंगी वो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन दिया गया है। ऐसे अनुच्छेद 44 है आपका, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता, देखो गोवा केवल एक ही भारत का ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, गोवा में। अनुच्छेद 45 है आपका, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अर्थात जो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी आपको वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दी जाती है। जैसे आप देखते हैं ना आंगनबाड़ी वगैरह, आंगनबाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इसी से ही प्रेरित होती है। इन्हीं इन्हीं के तहत ही बच्चों को यहाँ पर शिक्षित किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 क्या में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 ही थे लेकिन वर्तमान में 11 हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं किसी को भी। अनुच्छेद 110 के तहत 110 में धन विधेयक का संबंध है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है। 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे आप बजट कहते हैं। बजट नाम का कोई भी वर्ड संविधान में नहीं है। बजट के स्थान पर है हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण, लेकिन उसे हम इंग्लिश टर्म में बजट बोल देते हैं। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति होगी, अर्थात यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कोई सलाह लेना चाहता है तो सलाह ले सकता है, और सलाह देने के लिए मुख्य न्यायाधीश जो है वो बाध्य हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सलाह वो उनका काम केवल सलाह देने का है, मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और 161 में राज्यपाल के द्वारा क्षमादान, देखो आर्टिकल 72 में कौन क्षमादान देता है, राष्ट्रपति, लेकिन आर्टिकल 161 में क्षमादान देते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे अनुच्छेद 239 कह के तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं यहाँ पर। फिर है आपका अनुच्छेद 262, अंतरराज्य जो नदी घाटियों से विवाद की सुनवाई होती है। जैसे आप देखते हैं ना कावेरी जल विवाद चलता है, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में अक्सर चलता ही रहता है। वो तो वो जो विवाद है वो इसी के तहत सुनवाई की जाती है।
280 के तहत वित्त आयोग का गठन, जैसे कि वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है एन के सिंह। किस प्रकार से इनका गठन होता है वो सब देखते हैं, 5 वर्ष के लिए इनका गठन होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, जो पीछे मैंने आपको बताई थी, आईएएस, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईपीएस और आईएफएस। ये आपकी 3 भारतीय सेवाएं देखने को मिलती हैं। अनुच्छेद 315 में तो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि भाई यूपीएससी जो है वो सेंटर का है। अब यदि इसी यूपीएससी के पहले, जैसे आप देखते हैं ये तो यूपीएससी हो गया, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो इसी पीएससी से पहले आप कुछ भी लगा दो, जैसे आप यूपी लगा दें तो यूपी पीएससी हो जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो जाता है। इसी पीएससी से पहले आप एमपी लगा दो तो क्या बन जाएगा, एमपी पीएससी लग जाएगा। ऐसे इसी पीएससी से पहले आप बी लगा दो तो ये बीपीएससी बन जाएगा, अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाते हैं। तो 312 में तो यूपीएससी का वर्णन किया गया, अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं का, और 330 में और 315 में आपका संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर देखने को मिलता है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा की, यदि कहीं आपातकाल लगाया जाए तो वहां पर आपातकाल की घोषणा वो राष्ट्रपति के द्वारा 352 अनुच्छेद के तहत की जाती है। यदि देखो 352 में 4 और जोड़ दो तो 356 हो जाता है, 356 हो जाएगा। तो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, अर्थात राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान किया गया है वो 356 के तहत किया गया है। 356 में 4 और जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 360। तो ये हो जाएगा वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगाया गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई भारत की कि यहाँ पर वित्तीय आपात की स्थिति या वित्तीय आपात लगाए जा सके। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया है यहाँ। और 370 जो था ये संविधान जम्मू कश्मीर राज्य के विषय में विशेष उपबंध था, लेकिन वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा, राज्य के विषय में क्या विशेष उपबंध रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी कहानी जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, प्रमुख अनुसूचियां देखो। अब ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी अनुसूची में क्या है। जैसे अनुसूची 1 है, ये अनुसूची लिख लेना इसको, अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन किया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनका वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 कहती है कि पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दिए जाएंगे विभिन्न पदाधिकारियों को, अर्थात जो सांसद लोग होते हैं, जैसे आप सांसद को ले लें, पीएम को ले लो, प्रेसिडेंट को ले लो, इन सबके जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो कहाँ से, वो यहाँ से, अर्थात भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। लेकिन इनका भी वर्णन कहाँ मिलता है, अनुसूची 2 में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो विभिन्न पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रावधान है, जैसे मान लो राष्ट्रपति के द्वारा पीएम को शपथ दिलवानी है, मंत्रिमंडल को शपथ दिलवानी है, तो वो अनुसूची 3 के तहत दिलवाई जाती है। विभिन्न पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रावधान वो यहाँ है। ऐसे अनुसूची 4 में राज्य और केंद्र के बीच सीटों का आवंटन, कि राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार की सीटें आवंटित होंगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अनुसूची अनुसूची 5, एससी और एसटी के लिए विशेष उपबंध किया गया है यहाँ पर भी। और 330 में भी एससी और एसटी के लिए वहां पर आरक्षण किससे संबंधित है, यहाँ पर विशेष उपबंध किया गया है। अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए यहाँ पर विशेष उपबंध दिया गया है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है देखो। एक तो आपकी संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। ध्यान करो, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। अब संघ सूची जब बनी थी तो इसमें 97 विषय थे, जब राज्य सूची बनी थी तो इसमें 66 विषय थे, और जब समवर्ती सूची बनी थी तो इसमें 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये सूचियां क्या होती हैं, देखो 100 विषय हैं वर्तमान में, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र का होगा, अर्थात संघ का होगा। केंद्र सरकार इन पर केवल और केवल इन पर कानून बना सकती है। ऐसे ही राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय में या राज्य सूची में जितने विषय, जो 61 विषय हैं, उन पर सरकार, कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल उस राज्य सरकार का होगा, अर्थात राज्य का। और समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची में केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार दोनों का होगा, अर्थात संघ भी यहाँ पर कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। तो संघ प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, संघ प्लस। जैसे मान लो कोई नेशनल हाईवे निकालना है, वो मान लो दिल्ली से निकलेगा और चला जाएगा कहाँ तक, वो चला जाए आपका मध्य प्रदेश तक, एमपी तक आ जाए। तो इसमें देखो दोनों कानून बनाएंगे यहाँ पर,
दिल्ली में आपके केंद्र सरकार भी आ जाएगी बीच में, और आपका मध्य प्रदेश भी, और यदि उत्तर प्रदेश से निकल कर गया तो उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। तो इसका मतलब तीनों के सहयोग से यहाँ पर ये नेशनल हाईवे के लिए कानून बनेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन बनती है। लेकिन जैसे आप देखते हैं शिक्षा, पुलिस, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। तो जब इन पर कानून बनाएगा तो यहाँ पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को ही होता है। अनुसूची 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है अनुसूची 8 में। ये आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। जैसे 22 भाषाएं: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, पंजाबी, ये तो पंजाबी शायद 2 बार आ गया है, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी भाषाएं, अर्थात 22 भाषाओं का वर्णन है। इसका मतलब देख रहे हैं आप, इसमें अंग्रेजी का वर्णन नहीं है। इसका मतलब अंग्रेजी जो है वो 22 भाषाओं में हमारी नहीं आती। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उसमें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो इनमें से आइडिया रखना है कि कौन कौन सी भारत की मान्यता प्राप्त और संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब देखो कुछ और पॉइंट देखो इसमें। सिंधी भाषा को 1968 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना। ये पीएससी के लिए सवाल बनते हैं आपके, कि कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया था। ऊपर जो है ये छोटे एग्जाम के लिए पूछ लेता है कि 22 भाषाओं का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 8 में। अब इनमें से ये पूछ लेगा कौन सी संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट तीनों आपको ध्यान रखने हैं। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसी तरीके से कंकड़ी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर आप देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनका क्रम भी ऐसे याद रखना है आपको। कभी कभी क्रम ही पूछ लेता है सीधा कि कौन सा क्रम सही है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 3 बार संशोधन हुआ है 8वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार कहने के लिए अब इस प्रकार जो 22 भाषाएं बनती हैं वो यहाँ पर आकर बनती है। नेक्स्ट, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, कि राज्य चाहे तो किसी भी की भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, वो आपका ये अनुसूची 9 में वर्णन किया गया है। जैसे आप देखते हैं कि हाईवे वगैरह के लिए यदि कहीं जमीन चाहिए तो राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन मार्केट रेट से, मार्केट प्राइस से ज्यादा ही प्राइस देगा जब भी जाकर वो अधिग्रहण कर सकता है। क्योंकि जो हमारा पहले संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन विकास करने के लिए संपत्ति तो चाहिए, जमीन तो चाहिए। तो इसी वजह से क्या हुआ, उस मूल अधिकार, वो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। उसके बाद में राज्य चाहे तो संपत्ति का अधिग्रहण अब कर सकता है। अब लोग, वे जो व्यक्ति हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर अनुसूची 10 में दल बदल कानून लाया गया, अर्थात किसके समय में, तो राजीव गांधी के समय में दल बदल कानून लाया गया था। क्या होता है, डिटेल चर्चा करेंगे इसकी आगे, क्योंकि यदि मैं यहाँ चर्चा करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर खिंच जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद अनुसूची 11। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें 29 विषय लिए गए हैं। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में आता है, जो पंचायती राज होता है उसमें 29 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून पंचायत आराम से बना सकती है। और कब लाया गया था इसको, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको लाया गया था। पंचायतों में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, अंग्रेजों के समय से हुई, कैसे हुई, वहां से हम इसको देखते आएंगे। फिर नगर पालिका व्यवस्था, अनुच्छेद अनुसूची 12 में देखने को मिलेगी नगर पालिका, और इसमें 18 विषय हैं। इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, अर्थात एक ही साल में 2 संविधान संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां। नेक्स्ट, नोट 2011 में उड़िया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था, भाषा का। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात राज्य जो है चाह कर भी, जैसे मान लो एमपी है, एमपी चाहे तो केंद्र से अलग हो सकता है, नहीं। एमपी को कोई अधिकार नहीं है केंद्र से अलग होने का, अर्थात भारत से अलग होने का या संघ से अलग होने का किसी भी राज्य को कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। आपको बताया था अनुच्छेद 44 में मैंने आपको। गोवा को पुर्तगालियों से भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के द्वारा छुड़ाया था। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशन विजय कब चला गया था, तो पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए 1961-62 में चला था ये।
तो यहाँ पर ये जब जाकर गोवा को यहाँ पर आजाद कराया गया था, अर्थात पुर्तगाली जो थे 1498 में तो भारत आए, लेकिन आते सबसे पहले हैं तो जाते भी सबसे बाद में ही है। ये इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप इनको। गोवा की आजादी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अभियान चलाया था, तो इसी वजह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये नेक्स्ट है, देशी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ, देखो। देशी रियासतों का जो भारत में विलय हुआ था उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जितनी भी देशी रियासतें थे सबका एकीकरण करने का काम इन्हीं को दिया गया था, इन्हीं को सौंपा था, क्योंकि यही होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री यही थे। तो इन्हीं के पास इनको इनका काम दिया गया था। अब देखो यहाँ क्या हुआ, आजादी के समय जब आजाद हुआ भारत, तो उस समय 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 को तो भारत में शामिल कर लिया गया, आराम से शामिल कर लिया गया, शेष तीनों ने मना कर दिया। अब देखो जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें ये था, जो माउंट बैटन प्लान था वो उसमें ये भी था कि यदि कोई रियासत भारत में मिलना चाहती है तो भारत में मिल सकती है, यदि कोई रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल सकती है। एक और ऑप्शन दे दिया गया, यदि कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। ये इस तरह के तीन प्रावधान दिए गए, तो वहां यही काम हुआ। अब देखो, जम्मू और कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा भारत का अंग बनाया गया, क्योंकि देखो पाकिस्तान अलग हो चुका था भारत से। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, और जो जम्मू कश्मीर था उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम ना तो पाकिस्तान का पार्ट रहेंगे और ना ही हम भारत का पार्ट रहेंगे, तो ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने तुरंत ही चढ़ाई कर दी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र को क्या कर दिया, जीतना उसने शुरू कर दिया, ये वाला जो जम्मू कश्मीर से वाला क्षेत्र है। लेकिन भारतीय जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने मदद मांगी जवाहरलाल नेहरू जी से, तो उन्होंने जब जाकर बात बनी कि एक विलय पत्र पर हमारे हमारे साथ हो जाइए, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर हम किसी का साथ नहीं दे सकते डायरेक्ट तरीके से। इसी वजह से क्या हुआ, राजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर साइन करा और भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। और उसी वजह से उसके बाद में क्या हुआ, भारतीय सेना यहाँ पहुंचती है, जब जाकर इसको रोकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है कि कुछ क्षेत्र, जो पीओके वाला क्षेत्र है, जो पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे पहले जीत चुका होता है। मतलब इनको ये अपने अधिकार क्षेत्र में पाकिस्तान ले लेता है इस क्षेत्र को। और जो आज तक भी इसका विवाद बना हुआ है, आज तक भी सुलझाया नहीं गया है। लेकिन हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा कमेंट भी किया है कि हम अपना आजाद कश्मीर को लेकर रहेंगे, क्योंकि जो पीओके वाला क्षेत्र है वो हमारा ही क्षेत्र है। तो इस प्रकार के कमेंट अक्सर करे भी जाते हैं, और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री भी हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर को जो भारत का अंग बनाया गया वो विलय पत्र के आधार पर बनाया गया। अब बात आती है हैदराबाद की, क्योंकि तीन रियासतें ऐसी थी जो शामिल नहीं होना चाहती थी। हैदराबाद रियासत, तो 13 दिसंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, 13 दिसंबर 13 से सॉरी 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चला गया, सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत का अंग बनाया गया। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया, तो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो यहाँ अर्थात पुलिस कार्रवाई या सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में, भारतीय राज्य में मिला लिया जाता है। तो देखो ये सवाल बना था पेट में, पेट में भी बना था, लेखपाल में भी यही सवाल बना था कि हैदराबाद कौन सी ऐसी रियासत थी, या ये कह लो कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत का अंग बनाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक तीसरी थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ को 20 फरवरी 1948 को नवाब मोहम्मद महाबत खान के विरुद्ध जनमत संग्रह कराकर इसे भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। अर्थात देखो इसमें हुआ क्या, जो यहाँ की जो जनता थी, यहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जो जूनागढ़ था वो हिंदू ज्यादा थे यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर राज कर रहा था, जो यहाँ का राजा था, जो यहाँ का नवाब था, वो मुस्लिम था। तो ये जो चाहता था, ये चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। लेकिन सोचो पाकिस्तान में कैसे मिल जाता, क्योंकि भारत, जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है, और गुजरात क्या है, वो भारत का अभिन्न अंग बना हुआ। तो इसी वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ पर क्या करा दिया गया, जनमत संग्रह करा दिया गया। और जनमत संग्रह में क्या हुआ, जनता ने वोटिंग कर दिया भारत के पक्ष में, क्योंकि हिंदू बाहुल्य जनता थी, तो इसी वजह से इसको अभिन्न अंग बना दिया गया। तो इस प्रकार से तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, या तीनों जो क्षेत्र थे, या तीनों जो रियासतें थी, ये भारत का अभिन्न अंग बन जाती हैं। भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ये यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन हुई कब थी, 1912 में। 1911 में बंगाल विभाजन की समाप्ति हुई थी, हुआ कब था, 1905 में।
1913 में एनी बेसेंट के भारत आगमन से 1916 में भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। हालांकि देखो ये कुछ कुछ मैच करते हैं हिस्ट्री से भी, लेकिन हिस्ट्री का अंत और पॉलिटी की शुरुआत यहीं से होती है। भारतीय शासन अधिनियम स्वतंत्रता पूर्व 14 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रहा। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, वो 14 अगस्त 1947 तक कहाँ रहा, अस्तित्व में रहा था। उसके बाद में इसको खत्म कर दिया जाता है। और संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन बुलाए गए थे और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी ध्यान रखना है आपको। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 का। इसके मध्य में अशोक चक्र, और चक्र के चारों ओर क्या है, 24 तीलियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। झंडे का प्रारूप पिगली हैकैया ने तैयार किया था। ये जरूर ध्यान रखना है कि झंडे का प्रारूप तैयार किसने किया, तो पिगली हैकैया। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को पहली बार रावी नदी के तट पर फहराया था। ये भी ध्यान रखना है कि तिरंगे झंडे को पहली बार कब फहराया गया, तो 1929 में। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वहां रावी नदी के तट पर। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। अब ये ध्यान रखना कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, अथर्ववेद के मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये ध्यान रखना जरूर। अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। बहुत बार पूछा गया है सवाल। राष्ट्रीय ज्ञान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। सर्वप्रथम 1911 में इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। और इसके गाने का जो समय होता है वो 52 सेकंड होता है। इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1912 में अपनी पुस्तक तत्वबोधिनी पत्रिका थी, और उसका शीर्षक था भाग्य विधाता। भाग्य विधाता शीर्षक में इसको वहां पर प्रकाशित भी करवाया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बांग्ला भाषा में हुई। इसके रचयिता जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही इसकी रचना की थी। इसे सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। इस गीत को इनकी पुस्तक, अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ये ध्यान रखना है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। ये भी मेन पॉइंट होगा आपका। और इसके गाने का जो समय होता है वो 65 सेकंड होता है। तो इस प्रकार देखो हमने मोटे मोटे तौर पर आंकड़ा ले लिया कि किस प्रकार से हमारा संविधान बना और किस प्रकार से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमने एक मोटे तौर पर इसका आंकड़ा दिया। अब देखो, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है और लगता है कि रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीपीटी के रूप में पूरा पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप यूज कर लीजिए, तो वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर दीजिए। मेल के माध्यम से मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।